विलास शर्मा आलोचना पुरस्कार, परंपरा, ऋतुराज सम्मान आदि से सम्मानित किए गए हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम सभी लाभान्वित होंगे, अनुग्रहित होंगे सर के अनमोल वचन सुनकर। तो सर आपका स्वागत है हम सभी के तरफ से। धन्यवाद मनोज जी। आप सब लोगों को नमस्कार। अच्छा लग रहा है, आप लोग कई कई जगहों से जुड़े हुए हैं। इसमें ऑनलाइन की ये सुविधा होती है कि लोग कहीं से भी इसमें शामिल हो सकते हैं और अच्छा लगता है। आज जिस विषय पर हम लोगों को बातचीत करनी है, मुझसे कहा गया है कि मैं आप लोगों से जिस विषय पर बातचीत करूं वो प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि पर बात करने के लिए कहा गया है। आप सब शिक्षक हैं और प्रेमचंद एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्हें हम सब अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत आरंभिक विद्यार्थी जीवन से पढ़ना शुरू कर देते हैं और जाहिर है तौर पर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी कक्षाएं बढ़ती जाती हैं, हमारे सोचने समझने का दायरा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उन्हीं रचनाओं का हम नए ढंग से पाठ करते हैं जिन रचनाओं को हमने अपने स्कूल में पढ़ा होता है। कॉलेज में पहुंचकर जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कुछ अर्थ इसमें ऐसा था जो तब हमारी समझ में नहीं आया था या हम तक नहीं पहुंचा था, अब वो आने लगा। जब हम शिक्षक हो जाते हैं हमारा दायरा और बड़ा हो जाता है, हमारे सोचने समझने की परिधि बड़ी हो जाती है, तब हमें उन्हीं रचनाओं का और सार तत्व समझ में आने लगता है। जहाँ तक स्त्री का प्रश्न है, प्रेमचंद हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने बहुत व्यवस्थित ढंग से स्त्रियों पर भी और भारत में जो भी वंचित तबके के लोग थे अ, उन सब पर बात की उन्होंने। जब मैं भारत कह रहा हूं तो इसको ऐसे समझें कि उन्होंने अपने पात्र तो उठाए हिंदी प्रदेशों से। जाहिर है कि हिंदी अंचल के थे, वो हिंदी में लिखते थे तो उनके पात्र भी उसी अंचल से आए, लेकिन वो समस्याएं अखिल भारतीय थीं, वो समस्याएं हर जगह के लिए थी। जब प्रेमचंद ने स्त्री पति की संपत्ति में स्त्री के अधिकार की बात की तो वो एक अखिल भारतीय मसला था, वो सिर्फ हिंदी प्रदेशों का मसला नहीं था। या इसी तरह से विधवा विवाह की जब बात की तो वो एक अखिल भारतीय प्रसंग था। तो जो समस्याएं प्रेमचंद ने अपने साहित्य में जिन्हें चुना, अपने साहित्य में जिन समस्याओं को बातचीत करने के लिए, जिन समस्याओं को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने रखा, वो समस्याएं अखिल भारतीय थीं और अब भी उस तरह की जो चीजें हैं वो अखिल भारतीय ही हैं। कुछ समस्याएं तो ऐसी थीं जो आप कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर वही स्थितियां थीं इन समस्याओं को लेकर के। तो स्त्रियों का जहां तक प्रश्न है, हम सब जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई जो चल रही थी, स्वाधीनता आंदोलन जो हमारा चल रहा था, उसमें भी ये स्वीकार किया गया, यह माना गया कि जब तक स्त्रियों की भागीदारी नहीं होगी तब तक यह स्वाधीनता आंदोलन मुकम्मल नहीं होगा, यह स्वाधीनता आंदोलन पूर्ण नहीं होगा। और हुआ भी ऐसा ही कि जब स्त्रियां उसमें शामिल हुईं और तमाम वर्गों और समाजों के लोग जब उसमें शामिल हुए तो वह आंदोलन बहुत बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ कि अंततः हम सबको सफलता मिली और हम लोग अब अपना स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मनाया हमने और अब अमृत वर्षों की चर्चा कर रहे हैं। 75 वर्ष हमें स्वाधीन हुए हो चुके हैं। जहां तक स्त्रियों की बात थी, हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद जब हुए उसके ठीक पहले भारत में नवजागरण हो चुका था, नवजागरण की स्थिति आ चुकी थी। प्रेमचंद के पास वो चीजें थीं जो पूर्व में उनके अग्रजों ने, उनके जो वरिष्ठों ने उनको दिया था। वो बंगाल में, विशेष रूप से हम लोग बंगाल के नवजागरण की चर्चा करते हैं, बंगाल के रास्ते वो नवजागरण आया जरूर था लेकिन वो हुआ अखिल भारतीय। उसका प्रकाश जो था वो अखिल भारतीय स्तर पर प्रसारित हुआ। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, नवजागरण का प्रकाश चारों तरफ गया और हर भाषा के रचनाकार ने अपने अपने ढंग से नवजागरण का प्रकाश अर्जित किया और नवजागरण को अभिव्यक्त किया।
जब प्रेमचंद आए, याद रखना चाहिए कि उसके पहले बंगाल में मोक्षदायिनी मुखोपाध्याय एक कवित्री हुई थी। उनकी कविताएं अब हिंदी में भी उपलब्ध हैं। संभव है भारत की दूसरी भाषाओं में भी हों। उन्हें देखा जाना चाहिए। रखमाबाई एक हुई, अभी मैं विस्तार से इस पर बात करूंगा। उनका ये 19वीं शताब्दी के जो अंतिम वर्ष थे, यानी कि 1850 के बाद का जो समय है, जब हम पहला स्वाधीनता संग्राम भी लड़ चुके थे 1857 का, और मुक्ति की जो बहुस्तरीयता होती है, यानी मुक्ति का सिर्फ एक स्वरूप नहीं, कि उपनिवेशवाद का विरोध ही नहीं रह गया था, अंग्रेजों को भगाने तक का उद्देश्य नहीं रह गया था स्वाधीनता के उस उद्देश्य में। वहां पर जो चीजें आई नवजागरण के प्रकाश में, उसमें यह भी था कि जो तमाम तरह की वंचनाएं हैं उनसे भी मुक्ति चाहिए। यानी कि स्त्रियों को पितृसत्ता से मुक्ति चाहिए, किसानों को जमींदारों से मुक्ति चाहिए, है ना। जो जाति व्यवस्था है वो टूटनी चाहिए। मनुष्य को मनुष्य की तरह देखा जाना चाहिए। नवजागरण ने पहली बार यह संभव किया। उसके पहले क्या था कि स्त्रियों को लेकर के बहुत अलग ढंग से विचार होता था, ये माना जाता था, उनका स्थान ऊंचा बताया जाता था, लेकिन जो व्यवहारिक धरातल था वहां पर चीजें ठीक नहीं थी। तो नवजागरण ने ये सब कुछ किया, प्रश्न खड़े किए नवजागरण ने। नवजागरण के बाद जो लेखक आए, प्रेमचंद जैसे, हिंदी में जिन पर हम आज विशेष रूप से बात कर रहे हैं, प्रेमचंद जैसे लोगों ने सिर्फ नवजागरण को अभिव्यक्त नहीं किया, बहुत कुछ उसमें नया जोड़ दिया। समय के साथ, आंदोलन के साथ, चेतना के साथ, वैश्विक स्तर पर जो परिवर्तन हो रहे थे, उन सब से ज्ञान ग्रहण करके, ऊर्जा ग्रहण करके, विचार ग्रहण करके, और अपनी भी जो प्राचीन परंपरा थी वहां से भी जो सत्व था उसको ग्रहण करके अपने ढंग से एक नई अवधारणा कह सकते हैं कि उन्होंने प्रस्तुत की। याद रखना चाहिए, हम अभी आएंगे क्रमशः आगे की तरफ। सीमंतनी उपदेश जैसी पुस्तक उस समय प्रकाशित होती है। इधर लगातार नए रिसर्च आ रहे हैं जिसमें 19वीं शताब्दी की स्त्रियों की रचनाएं, उनके यात्रा वृत्तांत, उनके जो उठाए गए तमाम सवाल इन दिनों सामने आ रहे हैं। जाहिरा तौर पर सबसे न सही कुछ कुछ से तो प्रेमचंद का भी परिचय था ही। यह भी याद रखना चाहिए कि जब प्रेमचंद लिख रहे थे, ठीक उन्हीं दिनों प्रयाग से, जिसे इलाहाबाद कहते थे पहले, वहां से भी स्त्री दर्पण जैसी, रामेश्वरी नेहरू वहां से स्त्री दर्पण जैसी पत्रिका निकाल रही थीं। वहां से एक गृहलक्ष्मी जैसी पत्रिका निकलती थी। आज भी गृहलक्ष्मी निकलती है, लेकिन दोनों के स्वरूप में बहुत अंतर है। वो गृहलक्ष्मी स्त्री चेतना की पत्रिका थी, यह गृहलक्ष्मी अन्य ढंग की चीजें उसमें प्रकाशित होती हैं। हमारी चर्चा का वो विषय नहीं है। तो मैं कह ये रहा था कि उस समय लगातार ऐसी चीजें हो रही थीं, अंग्रेजों को यहां से भगाने, बड़े खुले शब्दों में, सामान्य शब्दों में, के साथ साथ, यानी उपनिवेशवाद से मुक्ति के साथ साथ जो तमाम आंदोलन चल रहे थे उसमें स्त्री मुक्ति भी एक बड़ा आंदोलन था। स्त्रियां लगातार अपने हक की बात कर रही थी। याद रखना चाहिए कि ये वही दिन थे, ये वही समय है जब मिस्टर हरविलास शारदा एक नया कानून लेकर के प्रस्तुत किया उन्होंने। ये नोट करना चाहिए इन चीजों को, कभी भी किसी रचनाकार को जब पढ़ना चाहिए। प्रेमचंद ने उस पर जनवरी 1931 में एक छोटी सी टिप्पणी लिखी, और मिस्टर हरविलास शारदा का नया कानून उसका शीर्षक था, और उसमें उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह बहुत स्वागत योग्य चीज है कि पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार हो। उन्होंने कहा होता यह है कि जो पत्नी पति के रहते रहते स्वामिनी होती है अपनी संपत्ति की, घर की, वो पति के निधन के साथ ही वो या तो अगर बेटे हैं तो बेटों पर आश्रित हो जाती है, या अगर बेटे नहीं हैं तो परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो उसकी संपत्ति के मालिक हो जाते हैं, और वह उनकी मुखापेक्षी हो जाती है, वह उन पर आश्रित हो जाती है। यह एक ऐसी समस्या थी जिस पर लोगों की दृष्टि नहीं जाती थी। लोग इससे दुखी और द्रवित तो होते थे, लेकिन
एक मिनट बस। हाँ, दुखी और द्रवित तो होते थे, लेकिन चीजें बदल नहीं रही थी। हरविलास शारदा एक नया कानून लेकर के आए, जाहिर है कि उस समय यह माना भी गया। याद रखिए कि प्रेमचंद ने सिर्फ टिप्पणी ही नहीं लिखी, दोनों काम किया। यानी कि एक तरफ उन्होंने गबन जैसा उपन्यास रचा, जिसे सामान्यतः स्त्री के गहना प्रेम, जेवर प्रेम की कथा के रूप में बरसों बरस पढ़ाया गया, जबकि वह उपन्यास जो है वह कई प्रश्नों को एक साथ लेकर चलने वाला उपन्यास है। उसका जो पूरा उत्तरार्ध है वह स्वाधीनता आंदोलन से सीधे जुड़ा हुआ है, जिसे मेरठ षड्यंत्र इतिहास में कहा गया। अंग्रेजों ने बहुत सारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को बंद कर लिया था और उन्हें सजाएं दे रहे थे। उस पूरे मेरठ षड्यंत्र को उपन्यास के उत्तरार्ध में विषय वस्तु बनाया है प्रेमचंद ने। वो शुरू जरूर होती है एक छोटे से प्रसंग से, लेकिन यह उपन्यास स्त्रियों के अधिकार की बात करता है, पितृसत्ता की मुखालफत करता है, उसका क्रिटिक प्रस्तुत करता है। याद रखिए कि प्रेमचंद यह नहीं दिखा रहे हैं कि एक स्त्री को जेवर से प्रेम है। प्रेमचंद यह दिखा रहे हैं कि एक बच्ची जब पैदा होती है और पैदा होके कुछ ही बड़ी होती है, ये उस समय की बात है, यानी कि 20वीं शताब्दी के बिल्कुल आरंभिक वर्षों की बात है। बच्ची पैदा हुई, थोड़ी सी बड़ी हुई, तो उसको बार बार ये बताया जाता है कि एक दिन एक राजकुमार आएगा घोड़े पर, जैसे भी आएगा, और तुम्हारे लिए नौलखा लेकर आएगा, फलाना हार लेकर आएगा, ये वो। अभी जब उसकी चेतना इस लायक भी नहीं हुई होती है कि वह विवाह जैसी किसी चीज को समझ पाए, तब भी उसके भीतर यह भाव कि एक दिन एक कोई राजकुमार आएगा और धन धान्य गहने से उसको भर देगा। जाहिरा तौर पर जो उसकी नायिका है उसके जीवन में इसका विलोम उपस्थित होता है। वहां जाती है, पति गबन करके उसके लिए सामान लाता है। आरंभिक तौर पर लोगों ने इसको पढ़ा कि ये स्त्री, वो जो स्त्री है उसके नाते पति को ये करना पड़ा। नहीं साहब, उसके नाते नहीं करना पड़ा। स्त्री की जो पूरी कंडीशनिंग हुई, प्रेमचंद उसको दिखा रहे हैं कि ये पूरी कंडीशनिंग हुई, जो उसका अनुकूलन हुआ, उसका नतीजा था उसके आचरण में। क्योंकि वही स्त्री बाद में अपने पति जो रमा है उनको पूरी तरह बदल देती है, उनको खोजने जाती है। वह जो अंग्रेजों का गवाह बनने को तैयार है उसे क्रांतिकारियों के पक्ष में करती है। पूरा कायांतरण होता है उसका। एक अनुकूलन जो पहले था, उस अनुकूलन से वो बाहर निकलती है। यानी कि प्रेमचंद बड़े व्यवस्थित ढंग से वहां पर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, जिस तरह हम अपने बेटों की परवरिश करते हैं, हम बच्चों में भेद कर लेते हैं, अपने बेटे और बेटियों की परवरिश में भेद कर लेते हैं। तो प्रेमचंद 20वीं शताब्दी के उन आरंभिक वर्षों में यह दिखा रहे थे कि अगर यह भेद नहीं होता तो ये चीज नहीं होती। उसी उपन्यास में जो रमा है, आप देखें, इसी कंडीशनिंग का नतीजा, इसी अनुकूलन का नतीजा देखें कि जो रमा है वह देवी दीन खटिक, जो एक महान पात्र हैं इस उपन्यास के, दलित पात्र हैं वो, उनके पुत्र जो हैं वो स्वाधीनता आंदोलन में शहीद हो गए हैं। वो सब्जी बेचते हैं, रमा उनके वहां रमा को वो आश्रय देते हैं। रमा वहां पर भी उनकी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए जेवर देना चाहता है। कैसा ये पूरी जो सोच है, दरअसल प्रेमचंद उस सोच को बदलने के लिए उस पर प्रहार कर रहे थे। ये उनकी स्त्री दृष्टि का मामला है कि स्त्रियों को कैसे समझा जाना चाहिए, कैसे समझा गया उसका प्रत्याख्यान प्रस्तुत करते हैं, और कैसे समझा जाना चाहिए इसकी बात सामने रखते हैं प्रेमचंद। तो यह एक उपन्यास मैंने जो सामने रखा आपके, गबन, वो इस बात का प्रमाण है कि कैसे वहीं यह पहला उपन्यास है हिंदी का जो पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकार की बात करता है। सरला रतन जो वकील साहब की पत्नी है, बेमेल विवाह है। वकील साहब जब तक हैं तब तक सरला रतन के आगे पीछे सब लोग हो रहे हैं, भतीजे और सब लोग, जाहिर है कोई संतान नहीं है। वकील साहब के मरने के बाद भतीजे सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं, जाहिर है कि उनका स्वाभाविक कब्जा हो जाता है तत्कालीन व्यवस्था के अनुरूप, और सरला रतन उनकी मुखापेक्षी हो जाती है। वहां पर जो सरला रतन के संवाद हैं इस उपन्यास में, वो बार बार पढ़े जाने चाहिए। अब तो स्थितियां बदल चुकी हैं। पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार है, पति की संपत्ति में तो है ही है।
पिता की संपत्ति के लिए भी प्रेमचंद ने तब बात की थी कि पिता की संपत्ति में भी पुत्री के अधिकार की बात की थी प्रेमचंद ने। उस समय की जो कुछ चीजें हैं, प्रेमचंद ने उस समय एक फरवरी 1931 में एक टिप्पणी लिखी, नारी जाति के अधिकार। जरूर पढ़ना चाहिए, हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए। नारी जाति के अधिकार, इसमें उन्होंने 5 बिंदु बताए। उन्होंने कहा कि एक, विवाह का नियम स्त्री पुरुष दोनों ही के लिए समान रूप से लागू हो। याद रखिए, हमारे वहां मैरिज एक्ट की जो बात है वो इसके बाद की चीज है। प्रेमचंद यह उससे पहले कह रहे हैं। यह वह समय है जब बहुविवाह स्वीकृत था हमारे समाज में। उस समय प्रेमचंद कहते हैं कि एक विवाह की बात स्त्री और पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। देखें कितने सचेत हैं प्रेमचंद आधी आबादी को लेकर। और पुरुष की संपत्ति पर पत्नी का पूरा अधिकार हो, वह उसे रेहन वय जो भी चाहे कर सके। यानी कि पुरुष माने पति के जीवित रहते भी उसका अधिकार उस संपत्ति पर रहना चाहिए और वह उसका जैसे चाहे वो उपयोग कर सके, घर के लिए, अपने लिए, जैसे भी। पिता की संपत्ति पर पुत्रों और पुत्रियों का समान अधिकार हो, ये अब कानून बना हमारे वहां। ये आप देखें 1931 में प्रेमचंद इस बात को सामने रख रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर पिता की संपत्ति में बेटी को अधिकार होगा तो ससुराल में कोई उसकी अवहेलना नहीं कर पाएगा, चाहे जितनी भी रहे। एक बराबर ये बात रहेगी कि उसको वो विवाह के बाद पराई नहीं हुई है। एक कोई जगह है जहां उसकी पृथ्वी अब भी बची हुई है, उसकी पृथ्वी है, मजबूत पृथ्वी उसके साथ है, धरती उसकी छूटी नहीं है उससे। ये प्रेमचंद 1931 में, फरवरी 1931 में लिख रहे थे। और सिर्फ कथा साहित्य में नहीं, बाकायदा आलेख लिख करके ये बात कह रहे थे। तलाक का कानून जारी किया जाए और वह स्त्री पुरुष दोनों ही के लिए समान हो। याद रखें इस बात को कि प्रेमचंद परिवार के घनघोर समर्थक थे, विवाह संस्था के बड़े समर्थक थे, लेकिन उनको ये बराबर लगता था कि अगर साहचर्य संभव नहीं हो पा रहा है तो वहां पर यह जो नियम लागू हो वो समान रूप से लागू हो। एक तरफा था, लोग छोड़ देते थे पत्नियों को, दूसरा विवाह कर लेते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसीलिए तलाक और वो संपत्ति की बात जो वहां पर कर रहे हैं। और यह जो बात बहुत बाद में कानून ने स्वीकार किया, प्रेमचंद कहते हैं इसका जो 5वां बिंदु था, तलाक के समय स्त्री पुरुष की आधी संपत्ति पाए और यदि मौरूसी जायदाद हो तो उसका 1 अंश प्राप्त करे। यह कानून बहुत बाद में बना हमारे वहां। निवेदन में यह कर रहा था कि प्रेमचंद जैसे लोगों को कालजयी होने का जो दर्जा मिला है वह यूं ही नहीं मिला है। वह दृष्टि, इसीलिए कहते हैं कि प्रेमचंद जैसे, यानी कि प्रेमचंद जैसे सर्जक हर कालखंड में क्यों हमें प्रासंगिक लगते हैं। हालांकि प्रेमचंद जीवित होते तो अपनी प्रासंगिकता को देखकर दुखी होते, क्योंकि वो समाज का बदलाव चाहते थे और बहुत सारी चीजें बदली हैं। प्रेमचंद जो सपना देखते थे उसमें बहुत दूर तक वो सपने सिद्ध हुए हैं, सार्थक हुए हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं भी हुए हैं, नहीं भी हो पाए। तो प्रेमचंद इसीलिए कि समाज को कैसा होना चाहिए, कह सकते हैं कि प्रेमचंद का भारत जो था, प्रेमचंद की रचनाओं में उनका अपना भारत, जिस भारत को वो देखना चाहते थे, एक आजाद स्वाधीन भारत, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, वह उनकी रचनाओं में, उनके उपन्यासों में, उनकी कहानियों में और उनके निबंधों में दिखाई देता है उसे। और सिर्फ अगर आप कहानियों में प्रेमचंद का भारत ढूंढेंगे तो ये अधूरा ढूंढना होगा, सिर्फ उपन्यासों में ढूंढेंगे तो वो एक अधूरा होगा। उनके निबंधों के साथ, उनकी टिप्पणियों के साथ मिलाकर उनकी रचनाओं का विश्लेषण करेंगे तो समस्या नहीं आएगी। ज्यादा स्पष्ट होगा कि प्रेमचंद क्या सोचते थे और किस तरह सोचते थे। ये आप प्रेमचंद की कई कहानियां हैं जो विधवा विवाह के प्रसंग पर हैं।
प्रेमचंद के उपन्यासों में भी विधवा विवाह के प्रसंग हैं, आप सब परिचित हैं उससे। मैं सिर्फ उनकी स्त्री दृष्टि को सामने रख रहा था। बस एक सेकंड के लिए रुकूंगा, मैं बस एक सेकंड के लिए। संजीव जी, मैं जल्दी से बोल दे, मैं लेक्चर में हूँ। नमस्कार। हाँ जी जी जी। हाँ, बोलें बोलें। हाँ, हाँ, मैंने भेजा है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजा है उसका। जी जी जी। आपके स्क्रीनशॉट, आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया था मैंने आपको, कैंसिलेशन वाला। जी 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 जी। नमस्कार। हाँ, क्षमा चाहता हूँ, एक फोन बार बार कर रहे थे सज्जन। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, प्रेमचंद हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार हैं जो स्त्रियों को खरीदने और बेचने का प्रत्याख्यान करते हैं। सेवा सदन उनका एक उपन्यास है जो इसी समस्या पर है, जिसे वेश्या समस्या कहते हैं सामान्यतः। उस समस्या पर केंद्रित है। मई 1933 में उन्होंने एक छोटी सी टिप्पणी लिखी थी, मई 1933 में प्रेमचंद ने, और उसमें उन्होंने बाकायदा इस पर बात की थी कि यह जो पूरी समस्या है स्त्रियों को खरीदने और बेचने की, यह कितनी भयावह है और ये बंद होनी चाहिए। सेवा सदन उपन्यास, आप सब उससे परिचित हैं, सुमन के चरित्र से और उस पूरे उपन्यास में प्रेमचंद के ट्रीटमेंट से भी परिचित हैं। यह भी परिचित है आपकी, प्रेमचंद दिखाते हैं कि हमारे समाज का जो दोहरा आचरण है वो उन स्त्रियों के प्रति किस तरह का है, कि और वो दाल मंडियां आबाद क्यों है, उसमें बहस होती है कि वो दाल मंडी जो वो इलाका था बनारस का जहां पर इस तरह का काम होता था, प्रेमचंद उसको लेकर के आते हैं वहां पर। तो कहते हैं कैसे आबाद हैं, उस प्रश्न को वहां पर वो खड़ा करते हैं, लेकर के आते हैं प्रेमचंद। तलाक का जो बिल मैं कह रहा था, हरि सिंह गौड़ जिनके नाम पर सागर का विश्वविद्यालय है, हमारे वहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो सर हरि सिंह गौड़ जो है वो तलाक बिल लेकर के आए थे। और प्रेमचंद ने मार्च 1933 में इस पर एक टिप्पणी लिखी थी। मार्च 1933 में एक टिप्पणी लिखी थी प्रेमचंद ने, और उसमें उन्होंने बात की थी, इस मुद्दे पर बात की थी कि तलाक की जो समस्या है वो एक निश्चित तौर पे दुखद समस्या है। वो परिवार के टूटने का मसला है, नहीं टूटना चाहिए परिवार। लेकिन अगर कोई और रास्ता नहीं बचा है तो स्त्री को आप उसकी हालत पर नहीं छोड़ सकते, उसके लिए कानूनी व्यवस्था होनी जरूरी है। क्योंकि वो जो विवाह संस्था है उसके भीतर दो लोग थे, तो उसका पक्ष अनसुना नहीं रह सकता, उसका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। और वही जो पीछे कहते हैं कि जायदाद जो है वो, उसकी संपत्ति जो है उसको आधी मिलनी चाहिए। और वहां पर वो कहते भी हैं, और प्रेमचंद इसमें कारण भी बताते हैं। कहते हैं कि जो हरि सिंह गौर ने जो तलाक बिल प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने 3 कारण बताए कि किन स्थितियों में ये तलाक होना चाहिए। जब पुरुष का चित्त अव्यवस्थित हो, जब पुरुष को कोई कोढ़ या इस तरह की कोई बीमारी हो, और तीसरा कि अगर इम्पोटेंसी है। तो इन 3 चीज़ों की बात की थी उस बिल में। प्रेमचंद उसको आगे विस्तृत करते हैं और स्त्रियों के हक में इस फैसले को देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पुरुष समाज में बहुत स्वाभाविक होता रहा है कि वो उनको बहुत समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था, आज भी नहीं करना पड़ता है। अधिक समस्या स्त्रियों को ही झेलनी पड़ती है। वो हम सबके, किसी के भी घर की कोई स्त्री हो सकती है, परिवार की हो सकती है, पूरा समाज हम ही लोगों का है, अपना ही है। तो इसको लेकर के जिस कंसर्न के साथ, जिस चित्त और चिंतन के साथ प्रेमचंद विचार करते हैं, उनसे पूर्व किसी ने नहीं किया था। अगर टुकड़े टुकड़े में किया हो तो कहीं कहीं तो है, लेकिन इतने व्यवस्थित ढंग से स्त्री मुक्ति का एक पूरा स्वरूप रखने वाले प्रेमचंद हिंदी के पहले रचनाकार और चिंतक थे। इसलिए सिर्फ उनको रचनाकार से अधिक चिंतक की तरह देखना चाहिए। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि प्रेमचंद को सिर्फ इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि वो गांधी जी से प्रभावित थे
या बाबा साहब अम्बेडकर से प्रभावित थे, या उनके ऊपर क्या मार्क्सवाद का प्रभाव था, क्या उनके ऊपर किसी और का प्रभाव था, इन सब चीज़ों के दायरे से बाहर प्रेमचंद ने स्वयं उनका एक अपना जो चिंतन था, वो इन कई बार इन सबका कह सकते हैं आपकी इन सबकी आभा भी उसमें दिखाई देगी और एक स्वतंत्र रूप भी दिखाई देगा। प्रेमचंद अपने जीवन में जिस एक व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित थे वो स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद से सर्वाधिक प्रभावित थे प्रेमचंद। इसको कम कम रेखांकित किया जाता है, कम कम लोग बताते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। इसको स्वीकार किया उन्होंने भी, और अमृत राय ने भी उनकी जीवनी में स्वीकार किया है कि वो विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे। और याद रखें कि विवेकानंद यही सोचते थे। विवेकानंद ने बराबर एक समतामूलक समाज की कल्पना की थी। गरीबी न हो, भुखमरी न हो, अशिक्षा न हो, जातिगत भेदभाव न हो, ये सब प्रेमचंद के वहां है। वो पहले लेखक हैं। प्रेमचंद को इन सब विषयों पर लिखने के लिए लगातार उस दौर की बड़ी पत्रिकाओं में लांछित किया गया। उनके विरुद्ध लेख लिखे गए प्रेमचंद के। जब उन्होंने दलितों वंचितों के पक्ष में लेखन किया, स्त्रियों के पक्ष में लेखन किया, तो उनको लांछित किया गया। प्रेमचंद के पास एक आसान रास्ता था, वो बड़े कथा शिल्पी थे। वो सिर्फ सर्वमान्य किस्म के विषयों पर लिख करके भी अपने दौर के बड़े लेखक हो सकते थे। लेकिन प्रेमचंद, जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि प्रेमचंद एक स्वाधीन भारत का स्वप्न देख रहे थे, और एक उनका अपना भारत है, जिसे आप कह सकते हैं प्रेमचंद का भारत, प्रेमचंद का देश। आप उसे परिभाषित कर सकते हैं कि प्रेमचंद का भारत क्या है। उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। वो पहले लेखक थे, प्रसंग से थोड़ी बात हट करके है, जिन्होंने जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन की बात की। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा का समूल नाश होना चाहिए, जमींदारी का नाश होना चाहिए। और वो इन सब चीजों में स्त्री को देखते थे, स्त्री की दास्ता को देख पाते थे। वो देख पाते थे कि जाति व्यवस्था के भीतर भी स्त्री का शोषण उसी तरह का है, स्त्री का दमन उसी तरह का है। और उन्होंने अपनी कहानियों में भी, अपने उपन्यासों में भी इसको अलग अलग ढंग से रखा और देखा। बेमेल विवाह उस दौर की बड़ी समस्या थी। बच्ची 15 साल की, 14 साल की, और जिस पुरुष से उसका विवाह हुआ वो 50 वर्ष का। भारतीय नवजागरण ने ये प्रेरणा दी थी, निश्चित तौर पर ये प्रेरणा वहीं से आई थी, भारतीय नवजागरण से निकल करके ही आई थी। प्रेमचंद ने निश्चित तौर पर वहां से चीज ग्रहण की, लेकिन उसको अपने ढंग से विकसित किया। निर्मला उनका बहुप्रसिद्ध कह सकते हैं, बहुश्रुत, बहुप्रसिद्ध, बहुपठित उपन्यास है। आप सबने पढ़ा होगा उसे, तमाम जगह पाठ्यक्रमों में है। छोटा सा उपन्यास है और वो इस समस्या पर बात करता है, लेकिन वो सिर्फ इसी समस्या पर बात नहीं करता। उसके भीतर भी अगर आप उसके डिटेल में जाएंगे तो स्त्री जीवन की और बहुत सारी समस्याओं पर बात करता है। बेमेल विवाह से किस तरह के मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा होती हैं, यह बात भी उस उपन्यास में है। जो नायिका है निर्मला, जिस तरह उसके जीवन का अंत होता है, वो दारुण अंत है, दारुण अंत है। एक युवती, जिस तरह उसको मृत्यु मिल जाती है, नहीं मिलना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर सामाजिक व्यवस्था ठीक होती तो ये स्थिति नहीं आती। यही समस्या जो है सेवा सदन में भी आरंभिक तौर पर उठाई गई है। गोदान में भी बेमेल विवाह की समस्या को उन्होंने उठाया। यानी कि बेमेल विवाह की जो समस्या है वह प्रेमचंद एकदम बिल्कुल उनके आरंभ में भी आपको मिलेगा। जहां से लिखना शुरू करते हैं कुछ दिन बाद ही वो इसको उठाते हैं, इस समस्या को, और सबसे अपने महत्वपूर्ण और आखिरी कृति तक पहुंचते पहुंचते भी वहां पर इस समस्या को सामने रखते हैं। बेमेल विवाह, विधवा विवाह, दो चीजों को वो लेकर के आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि बेमेल विवाह जो है वो सारी चीजों को बिगाड़ देता है, पूरी व्यवस्था को बिगाड़ देता है। तो ये जो स्त्री दृष्टि प्रेमचंद की है, उस पर विचार करते हुए हमें सिर्फ ये नोट नहीं करना चाहिए कि उन्होंने क्यों कहा। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो उन तमाम चीजों को, सामाजिक समस्याओं को, मनोवैज्ञानिक समस्याओं को, जो अन्य
रोग और तमाम चीज़ों से जुड़ी समस्याएं हैं, उन सब चीज़ों को देख पाएंगे उसमें। और ये प्रेमचंद देख रहे थे। वो सिर्फ इसीलिए प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि पर विचार करना हो, उनकी दलित दृष्टि पर विचार करना हो, उनकी किसान दृष्टि पर विचार करना हो, उनकी स्वाधीनता दृष्टि जो राजनीतिक स्वाधीनता दृष्टि थी उपनिवेशवाद के विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में, उस पर बात करनी हो, तो 1936 का जो उनका भाषण है, जो मूल रूप से वहाँ प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में दिया था उन्होंने, उसे जरूर पढ़ना चाहिए। वो हिंदी में साहित्य के उद्देश्य नाम से उपलब्ध है। वह एक तरह से प्रेमचंद के चिंतन का निचोड़ है, वो वहां आकर, उनके लेखन का भी और उनके चिंतन का भी। जब वो वहां आकर के कहते हैं कि साहित्य को राजनीति के आगे चलने वाली मशाल होना चाहिए, तो वो यही कहना चाहते हैं कि राजनीति जो कर रही है उसका अनुगमन करके साहित्य नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि साहित्य में जो स्वप्न आए उसका अनुगमन करना चाहिए राजनीति को, चाहे वो स्त्री समस्या हो या समाज की कोई भी समस्या हो। इसीलिए वो इतने बारीक ढंग से, इतने सूक्ष्म ढंग से समस्याओं को देख पाए। उन्होंने कहा कि हमें सौंदर्य के प्रतिमान बदलने होंगे। उर्दू में जो मूल भाषण था, हमें हुस्न के मेयार बदलने होंगे। ये जो सौंदर्य के प्रतिमान बदलने की बात थी, वो क्या थी? वो यही थी, स्त्री सौंदर्य को कैसे देखते हैं। एक समझ बनी है सजी सौरी स्त्री, है ना। हमें रानियों राजकुमारियों के सौंदर्य की प्रशंसा हम सबने पढ़ी है, राजाओं राजकुमारों के सौंदर्य की प्रशंसा हमने पढ़ी है। कब किसने सोचा कि खेत में काम करने वाली एक स्त्री भी सुंदर हो सकती है। एक मजदूरी कर रही स्त्री जो है, किसान स्त्री भी सुंदर हो सकती है। खेत की मेड़ पर जिसका बच्चा सोया हुआ है और वो खेत में काम कर रही है, श्रम और पसीने से लथपथ स्त्री है। प्रेमचंद ने कहा कि दरअसल वास्तविक सौंदर्य इस श्रम की संस्कृति में है, इस श्रम करती हुई स्त्री के व्यक्तित्व में है, एक पूरी सोच को बदलने का मसला था, पूरी सोच को बदल देने का मसला था वहां पर। ये प्रेमचंद लेकर आए और ये सब कुछ उनके लेखन में आपको मिलेगा, करीने से मिलेगा, बहुत व्यवस्थित ढंग से मिलेगा, बहुत व्यवस्थित ढंग से मिलेगा ये प्रेमचंद के पूरे लेखन में आपको। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम चलो कहानी लिखना है तो लिख दिया मैंने। वो बड़े किस्सागो थे। आप देखें कि किस किस तरह की बूढ़ी काकी जैसी कहानी लिखते हैं, वो बेटों वाली विधवा जैसी कहानी लिखते हैं। बिल्कुल ये आरंभिक दौर की उनकी कहानियां हैं, आरंभिक दौर की उनकी कहानियां हैं। बाद के दौर में वो जिन स्त्री चरित्रों को विकसित करते हैं, जब आप आहुति पढ़ेंगे, आहुति जैसी कहानी पढ़ते हैं आप, या विध्वंस जैसी कहानी पढ़ते हैं आप, तो वहां पर स्त्री के व्यक्तित्व की का जो ताप है, जो आंच है, जो प्रकाश है, उसे महसूस करते हैं। आप जब गोदान में जाते हैं और धनिया जैसा चरित्र आपको मिलता है, कितनी शक्तिशाली स्त्री है वो। एक गरीब किसान की पत्नी है, लेकिन असीमित साहस उसके भीतर है। पूस की रात कहानी आप सबने पढ़ी होगी, उसकी जो मुन्नी है, उसमें जो साहस है, दरअसल उसी का विस्तार आपको एक तरह से गोदान में दिखाई देता है। आप देखेंगे वो बढ़ती है, हर समस्या पर वो अपनी अलग राय रखती है, अलग राय रखती है। वो बेटे के विवाह से संबंध हो, जब जो लड़की है झुनिया, जब वो गर्भवती हो जाती है और उसका अपना बेटा छोड़कर भाग जाता है, वो उसे ले आती है, उसे स्वीकार करती है और उसे वो सम्मान देती है बहू का। इसी तरह से जो माता दिन और सिलिया का प्रसंग है, वहां पर भी वो सिलिया के साथ खड़ी होती है, सिलिया के साथ खड़ी होती है। समाज जिनके साथ नहीं है, समाज जिनको अपनी तमाम परंपरागत सोच के कारण, अपनी सुविधाओं के कारण छोड़ देता है, धनिया उनके साथ खड़ी हो जाती है। वो अपने पति की भी आलोचना करती है। एक महान चरित्र है धनिया। जिस तरह सूरदास जैसा एक महान चरित्र प्रेमचंद ने गढ़ा,
रंगभूमि में उसी तरह का महान चरित्र धनिया है। होरी का व्यक्तित्व उसके सामने बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ये प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि थी कि धनिया जैसे स्त्री चरित्रों को बनाना है। वो मालती जैसा स्त्री चरित्र विकसित करते हैं। मालती का जो पूर्वार्ध है गोदान में, आप सबने उपन्यास पढ़ रखा होगा, पढ़ाते भी होंगे। वो जो मालती का पूर्वार्ध है, डॉक्टर है, शहर से आई है, वो आधुनिक किस्म की स्त्री है। लेकिन जैसे जैसे वो समाज के साथ घुलती जाती है, उनके साथ उसका एक रिश्ता कायम होता है मजबूती के साथ, वो बदलती चली जाती है, बदलती चली जाती है। और मालती, उत्तरार्ध की मालती बहुत मजबूत चरित्र है। एक वाक्य उसमें आता है जिसकी व्याख्या 50 वर्ष से एक ही ढंग की हो रही है। मालती के लिए उसमें एक वाक्य आता है, आप सबने उसको पढ़ा होगा, पढ़ाते भी होंगे, कि वो बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है। कई लोगों ने इसकी व्याख्या की कि प्रेमचंद शायद पढ़ी लिखी स्त्री को पसंद नहीं कर पाए। यह व्याख्या एकांगी और अधूरी इसलिए है कि अगर प्रेमचंद के निबंधों को और प्रेमचंद की टिप्पणियों को पढ़ा गया होता, देखा गया होता, तो शायद ये टिप्पणी करने वाले नहीं करते। क्योंकि एक व्यक्ति जो अधिवेशन में जाता है और कहता है कि हमें अपने बेटों पर जितना भरोसा है, बेटियों पर उतना ही भरोसा करके उन्हें पढ़ने के लिए घर से बाहर भेजना चाहिए, ये पिछली शताब्दी जो बीती है, 20वीं शताब्दी जो बीती है, उसके तीसरे दशक में ये बात प्रेमचंद कह रहे हैं। तीसरे और चौथे दशक के आरंभिक वर्षों में प्रेमचंद ये बात कर रहे हैं। कल्पना कीजिए तब स्त्रियों की पढ़ाई लिखाई पर कितने प्रतिबंध थे। वो थोड़ा सा पढ़ लें कि चिट्ठी पत्री लिख लें इत्यादि बातें होती थी। लेकिन वो उच्च शिक्षा अर्जित करें, बाहर निकलें और बेटों पर जो भरोसा है वही बेटियों पर हो, यह इसकी प्रस्तावना करने वाले प्रेमचंद हिंदी के पहले लेखक थे। उनका निबंध है ये कि कैसे वो कहते हैं कि लड़कियों को आर्थिक रूप से समृद्ध होना बहुत जरूरी है और ये तभी होगा जब वो पढ़ेंगी, लिखेंगी और नौकरियां करेंगी। तब वो किसी पर आश्रित नहीं रह जाएंगी और तब उनका शोषण आसान नहीं होगा। मालती इसी तरह का चरित्र है, पढ़ी लिखी आधुनिक स्त्री है। कोई मजाल है कि उसका शोषण कर ले? नहीं कर सकता। प्रेमचंद लिखते हैं कि वह बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है। आप व्याख्या करें इस पंक्ति की। मैं कई बार अपने व्याख्यानों में ये कर चुका हूं, अपने लेख में भी मैंने इस विस्तार से इस पर चर्चा की है। तितली का गुणधर्म देखिए और मधुमक्खी का गुणधर्म देखिए। तितली सुंदरता का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है। वो जीवन का जो भी कह सकते हैं आप सुंदर पक्ष है, उसका प्रतीक है। स्वच्छंदता, स्वाधीनता का प्रतीक है। वो अपनी शर्तों पर तितली रहती है, जहां जाना चाहे चली जाती है। मधुमक्खी क्या है? वह शहद का प्रतीक है, जीवनदायी शहद इकट्ठा करती है। लेकिन अगर आप उसके इलाके में जाएंगे तो वह आप पर अटैक करेगी, वह आप पर हमला करेगी, आपको छोड़ नहीं देगी। प्रेमचंद कह रहे हैं कि ये जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, वो जैविक रूप से जो स्त्रियोचित सौंदर्य है वह तो उनके पास है ही, लेकिन पढ़ने लिखने ने उनके भीतर एक स्वाधीन दृष्टि पैदा की है। वह जीवन को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को, इस पूरी सृष्टि को अपने नजरिए से देखती हैं और इस पढ़ाई लिखाई ने उनके भीतर वह ताकत पैदा की है कि वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हैं, जैसे मधुमक्खी कर लेती है। वह किसी और को नहीं ढूंढती कि आ करके वह उसको बचाए। वो अगर आप उसके छत्ते पर हाथ डालेंगे तो अटैक करती है। यानी कि एक पढ़ी लिखी स्त्री कैसे उसका व्यक्तित्व बहुस्तरीय हो जाता है, प्रेमचंद मालती के माध्यम से यह बात सामने रखते हैं। आज हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने आसपास अपने सहकर्मियों को, अपने विद्यार्थियों को देखते हैं इस तरह विकसित होते हुए, तो अच्छा लगता है। ये प्रेमचंद का सपना था
जो प्रेमचंद जिस भारत का सपना देख रहे थे, उस भारत में वो ऐसी ही स्त्रियों का स्वप्न देख रहे थे। मालती का जो पूरा कायांतरण है, आत्मांतरण है, एक तरह से कहना चाहिए, वो इसी के प्रतीक के रूप में सामने आया है, निकल करके आया है वहां पर। तो प्रेमचंद उसको वहां पर रख रहे थे। वह आप देखें कि गोदान के अंतिम हिस्से में जब होरी को ये लगता है कि लोग उस पर थूक रहे हैं, उसको लगता है कि बेटी के साथ न्याय नहीं किया उसने, बेटी का बेमेल विवाह कर दिया है उसने, आता है उसको लगता है कि बेटी के साथ न्याय नहीं किया उसने, और अपने ऊपर वो अपराध ग्रहण करता है और लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है। कैसे एक पूरा कालखंड एक ढंग से सोचता है। यह वही समय है जब उसको लगता है कि लोग उस पर थूक रहे हैं और वह बेटी के साथ न्याय नहीं कर पाया। बहुत लोकप्रिय भाषा में बेटी का जो हक था वो उसको नहीं दे पाया। ये वही समय है जब थोड़ा 3-4 वर्षों का समय है, गोदान के लिखने की अवधि है। उसी में सरोज स्मृति जैसी कविता में निराला भी सरोज को याद करते हुए यही कहते हैं, धन्य मैं पिता निरर्थक, तेरे हित कुछ कर न सका, जाना तो बस अर्थागमोपाय, पर रहा सदा संकुचित काय। ये वही समय है, एकदम ठीक कालखंड 1935 में ही राम की शक्ति पूजा में, धिक जीवन जो पाया पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। ये सिर्फ सीता जी का प्रकरण नहीं है, ये स्त्री मात्र का प्रकरण है, और स्वाधीनता की व्यापक दृष्टि में यह भारत का भी प्रकरण है, मुक्ति का प्रकरण है। प्रेमचंद इसको बहुत व्यवस्थित ढंग से अपने लेखों, टिप्पणियों, कहानियों, उपन्यासों सब में रखते हैं। कहीं से भी तो प्रकाश जाए, कहीं से तो प्रकाश जाए, जो जहां से अर्जित कर ले। एक बड़ा स्वप्नदर्शी लेखक इसी तरह सोचता है, जैसे प्रेमचंद सोच रहे थे, देख पा रहे थे। रखमाबाई का नाम मैंने लिया था। रखमाबाई 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में रखमाबाई का विवाह हो गया था। जाहिरा तौर पर वो उन्होंने द्विरागमन, जिसे गौना कहते हैं, विवाह के बाद जाने का, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो नहीं जाना चाहती, वो पढ़ना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं। उस समय की अंग्रेजी सत्ता और भारत के भी कुछ बड़े नाम जो समाज सुधारकों और के नाम हैं और जो राजनीति में थे, वे सब लोग चाहते थे कि रखमाबाई को अपने पति के घर जाना चाहिए। लेकिन रखमाबाई ने लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद वो लंदन गई और डॉक्टर बन करके लौटी। एक बड़ी प्रेरणा थी, एक बड़ी प्रेरणा थी। रखमाबाई सिर्फ ऐसा नहीं कि रखमाबाई को विवाह संस्था से कोई ऐतराज रहा हो, लेकिन वो अपने व्यक्तित्व का भी विकास करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनका अपना एक विश्व हो, सिर्फ पति का विश्व, सिर्फ पिता का विश्व, सिर्फ बेटों या बेटियों का विश्व क्यों, एक स्त्री का अपना स्वतंत्र विश्व भी तो हो सकता है। एक अपना स्वतंत्र उसका कह सकते हैं कि पूरा स्वप्न लोक हो सकता है उसका, और यथार्थ लोक भी। तो रखमाबाई का ये प्रकरण है। प्रेमचंद की रचनाओं में इस तरह की बहुत सारी स्त्रियां हैं जो अपना एक विश्व रचना चाहती हैं। मालती का जिक्र मैंने किया। धनिया सदगृहस्थ है, हर कदम पर पति के साथ है, लेकिन अन्याय का प्रतिकार करती है। एक किसान मन, भाई होरी का भाई जो है, वो जहर दे देता है गाय को। किसान मन है होरी का, वो उसको लगता है कि मर्यादा इसमें है कि भाई को जेल ना हो, तो पुलिस से छिपाना चाहता है। लेकिन धनिया को लगता है कि नहीं, यह गलत हुआ है, तो वो बात कहनी चाहिए, कहनी चाहिए। यह साहस, यह साहस बहुत बड़ी बात थी उस दौर में। आज हम प्रेमचंद की आलोचना कर सकते हैं, कोई भी आलोचना से परे नहीं होता है, और रचनाकार की तो आलोचना होती ही होती है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि प्रेमचंद दलित जीवन की समस्याएं हों, या स्त्री जीवन की समस्याएं हों, या किसान जीवन की समस्याएं हों, या जो खरीद फरोख्त स्त्रियों की थी उनसे जुड़ी समस्याएं हों, ये सब
इन सब समस्याओं पर प्रेमचंद उस दौर में बात कर रहे थे जब कोई इन समस्याओं को लेकर मुंह भी नहीं खोलना चाहता था, और जो लोग मुंह खोलते थे उसके साथ उनके साथ कितने तरह के प्रकरण जुड़ जाते थे, उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आप उस दौर का इतिहास उठाकर देखें। स्वयं प्रेमचंद, उनको घृणा का प्रचारक कहा लोगों ने लेख लिख करके। ज्योति प्रसाद निर्मल होते थे, कुछ अच्छा काम भी किया है उन्होंने, लेकिन उन्होंने प्रेमचंद को घृणा का प्रचारक कहा, क्योंकि प्रेमचंद ने वंचितों का पक्ष लिया, स्त्रियों का पक्ष लिया। क्योंकि प्रेमचंद जानते थे कि जब तक पूरा समाज सुंदर नहीं होगा, सिर्फ कोई एक हिस्सा दिखा करके आप सुंदरता का जो पूरा पैमाना है उसे सुनिश्चित नहीं कर सकते। सब कुछ सुंदर होगा तभी बात बनेगी, तभी निकल करके आएगी। वो हर बार उनकी बराबरी की बात करते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोग प्रेमचंद पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव देखते हैं, क्योंकि प्रेमचंद तो जब 17 वर्ष लिख चुके थे एक तरह से, तब 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई वहां पर। तब तक प्रेमचंद का लेखन 16 वर्ष 17 वर्ष का हो चुका था। उसके साथ साथ गांधी जी का आंदोलन आता है, वो वहां से भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं, स्त्रियों के मुद्दे पर भी, स्वाधीनता के मुद्दे पर भी, दलित वंचित के मुद्दे पर भी। बाबा साहब आंबेडकर आते हैं, प्रेमचंद वहां से भी जरूरी चीजें लेते हैं। याद रखिए कि प्रेमचंद हिंदी के प्रसंगवश बता रहा हूं, सिर्फ स्त्री से तो सीधे नहीं जुड़ा हुआ है मसला, लेकिन प्रेमचंद हिंदी के पहले लेखक थे। कर्मभूमि उपन्यास में उन्होंने ये लिखा कि जो दलित लोग हैं उन्हें मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाना चाहिए। ये बाबा साहब की बात थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात की थी उस दौर में। और भी कई प्रकरण, ये वही दौर था 1930 और उसके आसपास का समय, जब उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को हंस के मुख पृष्ठ पर प्रकाशित किया और उन्हें दुनिया के महानतम लोगों में से एक बताया। वो साहित्य की पत्रिका थी। वो मैं जैसा निवेदन कर रहा था कि गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर या अन्य तमाम विचारक, वो उनकी बात न भी करते हुए कहानियां लिख सकते थे, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने लिखा, और वो महत्वपूर्ण लेखक हैं लेकिन प्रेमचंद को इससे जाहिर है कि ऐतराज था। वो सब कुछ बदलना चाहते थे। वो साहित्य को समाज बदलने का एक औजार मानते थे, वो मनोरंजन का साधन नहीं मानते। तो उन्होंने कहा भी कि साहित्य का काम सोए हुए लोगों को जगाना है। सोए हुए लोग माने जो श्रम करके सोया है उसको नहीं, जिसकी चेतना सोई हुई है, जो सोच समझ नहीं सकता है, जिसके आंखें सामने ही तमाम तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, फिर भी वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको जगाना है। राह में पत्थर पड़ा हुआ है, उसके बगल से निकल जाते हैं लेकिन राह का पत्थर नहीं हटाते। प्रेमचंद कहते हैं नहीं, राह का पत्थर हटाना जरूरी है। आपने बगल से जो रास्ता बना लिया है वह एक पगडंडी आपने बनाई है, लेकिन वह कोई मुकम्मल रास्ता नहीं है। जो पत्थर बीच में है, इस पत्थर को हटाइए और ये जो विस्तृत मार्ग है उसकी चर्चा कीजिए, उस पर रहना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं स्त्रियों को लेकर के, और स्त्री शिक्षा को लेकर के, विवाह को लेकर के, सब पर प्रेमचंद ने बात की, गहराई से विचार किया। ऐसे प्रकरण भी प्रेमचंद के वहाँ आते हैं जहाँ पर जिनका अगर कोई चाहे तो मतलब उसको किनारे किनारे से निकाल सकता है। जैसे एक उनका है जिस पर सलवार सूट पहनने के नाते एक महिला पर जो है मुकदमा चला दिया गया था उस दौर में। तो प्रेमचंद ने उसमें वहाँ लिखा था कि हमारे पास तो साड़ी जैसा वस्त्र है, बहुत हर तरह से मुकम्मल वस्त्र है वो, तो हमें, वो दौर ऐसा था कि हमें नकल नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि प्रेमचंद कह रहे हैं कि उसको न पहनिए, लेकिन अगर उस पर प्रतिबंध है, सब कुछ है, तो हमारी अपनी भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिन्हें हम
ले सकते हैं। जो मैं कह रहा था कि हमारे वहाँ की भी जो चीज़ें हैं, प्रेमचंद उसके स्वयं वो धोती कुर्ता पहनते थे, उसी वस्त्र में रहते थे। मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि आज हम सबको धोती कुर्ता ही पहन लेना चाहिए या या वस्त्र विन्यास। ये औपनिवेशिक कालखंड में जो समस्याएं आ रही थीं, कुमारी शिक्षा का आदर्श करके एक जनवरी 1934 में उन्होंने टिप्पणी लिखी थी, और उसमें जो लिखा था, आज लगेगा कि कितना रेडिकल मामला है। मैं प्रेमचंद को ही पढ़ रहा हूँ, सुनिए। मुश्किल तो यह है कि पुरुषों ने महिलाओं को इतना सताया है कि अब वे माताएं और गृहिणी न बनकर अपनी आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करने पर तुली हुई हैं। अगर पुरुष बच्चे पालना और भोजन पकाना नहीं जानते तो स्त्री क्यों सीखे? जो विद्या पढ़कर पुरुष रोटी कमाता है, और इसीलिए औरतों को अपनी उस समय का लोकप्रिय शब्द लौंडी इस्तेमाल किया है, नौकरानी समझता है, वह विद्या स्त्रियां भी सीखना चाहती हैं। वह खाना क्यों पकाए, वे खाना क्यों पकाएं, वकालत क्यों न करें, अध्यापिका क्यों न बने? इसका फैसला हमारी देवियों को ही करना चाहिए कि उनकी कन्याएं कैसी शिक्षा पाएं। स्वार्थी पुरुषों का फैसला वह क्यों मंजूर करने लगी? ये टिप्पणी है 1934 की। कल्पना कीजिए, आज जब स्वाधीनता, स्त्री, तमाम तरह के लोग जब अपनी मुक्ति की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, कितनी रेडिकल बात प्रेमचंद ने उस गुलामी के कालखंड में कही थी। क्योंकि प्रेमचंद को लगता था कि अंग्रेजों से आजादी तो ठीक है, वो तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन हमारे भीतर जो बहुत तरह के दुष्चक्र हैं, किसानों, स्त्रियों, मजदूरों, तमाम लोगों की आजादी का मसला, उस पर भी बात होनी चाहिए। इसीलिए प्रेमचंद के वहां जो स्वाधीनता पद है ना, वो बहुत विस्तृत पद है। वो सिर्फ उसका राजनीतिक निहितार्थ नहीं है कि अंग्रेज चले जाएं, यानी औपनिवेशिक स्वतंत्रता के साथ साथ पितृसत्ता से स्वतंत्रता, जमींदारी से स्वतंत्रता, पूंजीवाद से स्वतंत्रता, इन सब से स्वतंत्रता का मसला, जातिवाद से स्वतंत्रता, इन सब से स्वतंत्रता। और आज जिस नए भारत की चर्चा हो रही है, जिस नए भारत के निर्माण की बात हो रही है, 1947 की बात थी, 2047 प्रधानमंत्री जी ने दिया है विकसित भारत की परिकल्पना। उसमें ये सारे स्वप्न हैं मित्रों, वो सारे स्वप्न हैं कि हमारे समाज की स्त्रियां जो हैं वो इसी तरह उन्नति करें, हमारे समाज के पुरुष भी उन्नति करें, कोई भेदभाव ना हो, जेंडर, कास्ट, क्लास, रीजन, इन कारणों से कोई किसी का शोषण न हो। ये सारे स्वप्न इस विकसित भारत की परिकल्पना में भी शामिल हैं, जो 1947 से पहले हमारे एक महान रचनाकार प्रेमचंद जो स्वप्न देख रहे थे, जो कह रहे थे। मुझे लगता है कि क्या चर्चा भी होनी है, या मैं अपने व्याख्यान को आगे रखूं? अगर चर्चा होनी है तो हम सवाल ले सकते हैं। जी सर, चर्चा होनी है तो हम लोग सवाल ले सकते हैं जी। धन्यवाद। हम लोग सवाल ले सकते हैं। जिन्हें प्रश्न